विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने अभी तक 3 लेसन पढ़े हैं और तीनों लेसन आपको कंप्लीट कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है वो तीनों लेसन आपके समझ में आए होंगे और तीनों ही लेसनों की PDF मैंने आपके लिए व्हाट्सएप पर भेज दी है। आप उनकी जेरॉक्स कॉपी बाजार से निकलवा सकते हैं। आज चलते हैं हम जो है दूसरी जो हम पढ़ेंगे और मुख्य तौर पर इस यूनिट में से पेपर में 4-4 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न एग्जाम में आता है। लेसन 1 पाठ का नाम है संसद, राज्यसभा और लोकसभा। आज हम सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि जिनको आप अमूमन तौर पर जानते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये कन्फर्म नहीं कर पाते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर वास्तव में यही हो सकता है। तो जैसे कि अपन मान लें, उदाहरण के लिए सबसे पहले चलते हैं संसद के अंग। संसद के अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा? विधायिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यवस्था पिका। दूसरी है कार्यपालिका। तीसरी है हमारी जो प्रमुख होती है न्यायपालिका। ये तीनों किसके अंग हो गए? संसद के अंग हो गए। एक प्रश्न और पेपर में आता है सत्र, कि संसद का सत्र कब से कब तक प्रारंभ होता है? संसद का सत्र, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था विधि निर्माण प्रक्रिया कि जहाँ पर हम संशोधन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संसद का सत्र कहते हैं, कि जिसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, नया जो कानून पारित होता है, नया विधेयक जो लागू होता है, वो इन्हीं संसद के सत्र में ही प्रारंभ कर सकते हैं। अगर संसद के सत्र के बगैर भी अगर हम कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कोई भी विधेयक, तो उसको अपन कहते हैं अध्यादेश। जो मैंने आपको बता दिया है कि जिस समय संसद का सत्र चल नहीं रहा होता है और उस समय देश में कोई आवश्यकता पड़े कोई सी नई विधेयक की या किसी नए कानून को पारित करने की, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा एक नया कानून लागू किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अध्यादेश। अब हम कहें जब उसे अगर कानून बनाना पड़े, उसे हमें हमारी नियमावली या संविधान में सम्मिलित करना पड़े, तो उसे वही विधि निर्माण प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये होता है अध्यादेश। आगे चलते हैं, इसमें हमारे उत्तर लिखेंगे फरवरी से मई। जो हमारा संसद का सत्र होता है, संसद इसमें परिवर्तन करती है, संशोधन करती है, नया विधेयक जो भी लागू करती है, इस समय में करती है फरवरी से मई की अवधि में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य तौर पर एक जो क्वेश्चन है पेपर में पूछा जाता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक के प्रकार। आज हम सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे
और उन प्रश्नों को आपको जो मैं यहाँ करा रहा हूँ ये आपको लिखने हैं। शायद PDF में ये प्रश्न नहीं है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक होते हैं कितने प्रकार के? 3। साधारण विधेयक, नंबर 2 संशोधन विधेयक, और तीसरा होता है धन विधेयक। तो कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए, साधारण विधेयक, धन विधेयक, और ये तो हो गए विधेयकों के प्रकार। अब हम कहें विधेयक कैसे होते हैं? तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन? गैर सरकारी, और दूसरा होता है कौन? सरकारी। सरकारी उसे कहते हैं, सरकारी उसे कहा जाता है विधेयक जो लोकसभा में मंत्री होते हैं ना, उनकी तरफ से कोई भी नया संशोधन या नया कानून जो पारित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। दोबारा सुनिए, जो लोकसभा में वर्तमान स्थिति में जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा जो भी कोई परिवर्तन के लिए या कुछ संशोधन के लिए या कोई नए नियमावली के लिए कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विधेयक को हम क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक, अर्थात जो वर्तमान में सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। और बाकी इसके अलावा जो भी अन्यों के द्वारा होता है, अन्य व्यक्तियों के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं, ये 3 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, उसके तरीके हमने पढ़ लिए हैं कि सरकारी है या गैर सरकारी है। अब पेपर में कई बार प्रश्न आता है और ये भी पूछ लिया जाता है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी कि हम कैसे पता लगाएं कि विधेयक सरकारी है या गैर सरकारी है? तो साधारण सी बात है, जब किसी भी विधेयक पर मंत्रियों की सहमति हो या किसी मंत्री के द्वारा उस विधेयक की कोई चर्चा की जाती है तो उसको हम कहेंगे सरकारी, और जो नहीं की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? गैर सरकारी। दूसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पारित किया जा सकता है? लोकसभा में। इसके अतिरिक्त और कोई भी विधेयक किसी भी सभा में पारित किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में कर सकते हैं, चाहे हम लोकसभा में कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर धन विधेयक जो भी पारित किया जाएगा राष्ट्रपति की सिफारिश पर, धन विधेयक मुख्य तौर पर कहाँ पारित किया जा सकता है? लोकसभा में। आगे चलते हैं, देखिए एक क्वेश्चन जो 1 नंबर में हर बार आता है, विभिन्न देशों में संसद का नाम क्या होता है? हर देश में संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो हम देखेंगे, एक साइड में लिखेंगे हम देश और दूसरी तरफ लिखेंगे संसद का नाम। कौन से देश में संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 जो देश है, ब्रिटेन, जहां से हमारी संसद दी गई है। तो ब्रिटेन में इंग्लिश शब्द है, तो ये क्या है? पार्लियामेंट। और भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? भारत में किस नाम से संबोधित करते हैं? संसद।
तो ब्रिटेन में किस नाम से कहते हैं? पार्लियामेंट, और भारत में संसद। दूसरा अमेरिका। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 11th में 9/11 9/11 विश्वव्यापी आतंकवाद। तो वहां पर 3 जो विमान हाईजैक किए गए थे, तो तीनों विमानों में से एक विमान अमेरिका की मुख्य कांग्रेस की इमारत से टकराने का प्रयास किया गया। तो कांग्रेस की मुख्य इमारत का अर्थ हो गया कि वहाँ की जो संसद होती है उस संसद से टकराने का प्रयास किया गया। क्लियर है ना? तो अमेरिका में संसद को किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस। अगला है जापान में इसको डायत कहते हैं। जापान में इसको क्या कहते हैं? डायत। इराक में मजलिस और अफगानिस्तान में इसे हम क्या कहते हैं? सूरा। क्या कहते हैं? सूरा। तो ये मुख्य तौर पर है जो पेपर में आपसे पूछी जाती है। ये 5 ही है, 5 है, इनको आपको याद करना है। आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं। ब्रिटेन में आप पार्लियामेंट कहते हैं, भारत में संसद कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, जापान में डायट कहते हैं, इराक में मजलिस कहते हैं, और अफगानिस्तान में इसको सूरा कहते हैं। किसको? ये सभी अलग अलग देशों में किसके नाम माने गए हैं? वहाँ की संसद, अर्थात जहाँ पर सरकार रहती है। हर जगह पर जो सरकार उपस्थित होती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये आप उतार लेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की अवधि क्या होती है? और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अवधि कितनी होती? यहाँ भी हम देखिए, राज्यसभा मुख्य तौर पर स्थायी सदन है, जिस कारण इसे भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा हमारा अस्थायी सदन है, जिसे भंग किया देखिए, अवधि की बात कर रहे हैं। क्या राज्यसभा को हम 6 वर्ष, इन दोनों की अगर आप अवधि की बात करें, इसकी अवधि होती है 6 साल और इसकी अवधि होती है मुख्य तौर पर मानी गई है 5 वर्ष। तो ये बात आप सबसे पहले अपने दिमाग में स्थायी तौर पर बसा लीजिए कि राज्यसभा की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष की होती है। अब ये नहीं कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन हम उसके सदस्यों के कार्यकाल की बात नहीं कर रहे,
हम सिर्फ कार्यकाल की अगर बात कर रहे हैं तो वो कार्यकाल किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा। उसमें राज्यसभा को हम एक तौर पर स्थायी सदन मानते हैं, अर्थात अगर इसके सदस्य इसको छोड़कर जाए भी ना तो भी राज्यसभा गिर नहीं सकती, उस सभा का खंडन नहीं हो सकता है। इस कारण इसे हम भंग नहीं कर सकते, इसका पतन नहीं हो सकता बीच में कि आप चाहें कि 3 या 2 जिसके भी सदस्य हैं और वो राज्यसभा के सदस्य पद को छोड़कर चले गए, तो अब आप अंदर जान सके कि सत्य राज्यसभा का तो जो समय है उसके सदस्य चले ही चुके हैं, तो शायद वो भंग हो जाएगी। इसी कारण वो भंग नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा सदन है, अस्थायी सदन, स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं लोकसभा। लोकसभा की अवधि कितने वर्ष, सरकार का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सरकार जो लोकसभा में तो होती है सरकार, व्यवस्थापिका जो हमारी क्या लोकसभा है, तो इसमें क्या हो गया, अवधि निश्चित होती है 5 वर्ष, चाहे सरकार इस वर्ष की हो या गठबंधन की। कार्यकाल कितना रहेगा उसका? 5 साल ही। परंतु ये एक ऐसा सदन माना गया है, अस्थायी सदन, जिसे हम भंग भी कर सकते हैं अगर ये अपनी इसके जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, अगर अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे या अपना पद छोड़ेंगे तो ये भंग हो सकती है। इसका हम कह सकते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग किया जा सकता है। क्लियर है? आता आगे देखिए, सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर सरकारी विधेयक किसी का सरकारी विधेयक किसे कहा जाता है, लिखिए। और गैर सरकारी विधेयक, उसका लिखिए, वह विधेयक जो सरकार के मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। अगला है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक जो वह विधेयक जो संसद के और सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। इसे आप दोनों परिभाषाओं को उतारनी है आपको, मैं आपके सामने से थोड़ा सा पढ़े रहता हूँ। देखिए, सरकारी विधेयक वह विधेयक
जो सरकार के मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। अर्थात जिस सरकार वर्तमान स्थिति में जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर उसी पार्टियों के मंत्रियों के द्वारा अगर कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है या कोई भी कानून प्रस्तुत किया जाता है या कोई नई संशोधन प्रक्रिया प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे विधेयक को हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और जो दूसरे नंबर की अगर हम बात करें गैर सरकारी विधेयक, जो बाकी बचा होता है संसद के जितने भी और जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी अगर कोई प्रस्तुत किया जाता है उस विधेयक को हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बात और माननी है कि पारित होने की स्थिति अधिकतर सरकारी के पक्षधर होती है, क्योंकि सरकारी विधेयक उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो लोग उस सरकार के अंग होते हैं। इस कारण ये विधेयक पारित होने में सबसे ज्यादा योगदान देता है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, गणपूर्ति या कोरम किसे कहते हैं? आज का लास्ट प्रश्न है हमारा गणपूर्ति। गणपूर्ति या कोरम किसे कहते हैं? गणपूर्ति या कोरम, यह सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जो संसद की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती है, जिसके लिए लोकसभा के सदस्यों का सदस्यों का 1/10 हिस्सा अर्थात 55 व राज्यसभा के सदस्यों का भी 1/10 हिस्सा अर्थात 25 हो, उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। देखिए, जो संसद प्रारंभ होती है, कार्य कर सकती है, उसके लिए गणपूर्ति होना अति आवश्यक है। और गणपूर्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा, जितने सदस्य होते हैं कुल सदस्य बटे 10 बराबर गणपूर्ति या कोरम। राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो उसे संचालन करने हेतु, उसके कार्य करने हेतु कम से कम इतने सदस्य होना अनिवार्य माना गया है। इसकी पूर्ति को ही हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।
हैं।